क्या हाल चाल है। सबसे पहली बात, आवाज सुनाई दे रहा है? दे रहा है आवाज सुनाई? नीचे में जो लोग हैं, मतलब हम तो इस क्लासरूम में हैं, हम तो मेन क्लासरूम में हैं। नीचे में भी दो क्लासरूम है, और उस दो क्लासरूम में भी बच्चे हैं। जो मैनेजमेंट के लोग हैं, थोड़ा देख करके बताइए कि नीचे में, अजीत जी देखिए, आइए। देखिए आवाज सुनाई दे रहा है, दिखाई और दे रहे हैं हम कि नहीं? नीचे में थोड़ा हमको बता दीजिए। नीचे में एक बार कंफर्म कर दीजिए। नीचे में जो क्लास चल रहा है उसमें सब कुछ ठीक ठाक है? आवाज हम दिखाई और दे रहे हैं? आशा करते हैं हम दिखाई उखाई दे रहे होंगे, और आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। सबसे पहले, पहली बात, ज्ञान बिंदु में आप सभी का स्वागत है। दूसरी बात, जानते हैं ना हमको कि नहीं जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जो जानते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जानते हैं उनको विशेष धन्यवाद कि अब आप हमको जान जाइएगा। मतलब अब हमको जानने वाले की संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक है। तो बहुत बड़ा परिचय नहीं है, छोटा सा परिचय है। नाम रोशन आनंद है, और प्रयास ये रहता है कि आप लोगों के जीवन में जो है थोड़ा सा आनंद ले आए। मतलब प्रयास ये रहता है कि थोड़ा बहुत सहयोग करके आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दे, ये प्रयास रहता है। और देखिए, हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे, कि हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब हम पढ़ा दिए और आपका रिजल्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पढ़ाने के साथ साथ आपको भी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ आपको पढ़ाई करना होगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा। और देखिए, आज जो इतना भीड़ जमा हुआ है, एक तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये संस्थान का तीसरा सेंटर है। संस्थान का पहला सेंटर किसान कोल्ड स्टोर में है, दूसरा नहर पे, और तीसरा जो है यहाँ पे है, एनआईटी मोड़। ये संस्थान का तीसरा सेंटर है। और संभवतः हम तो किसान कोल्ड स्टोर में भी हैं, संभवतः पूरे पटना का सबसे बड़े क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं। और इतना जो भीड़ है, इतना जो भीड़ है, अगर भीड़ की हम बात करें तो इतना भीड़ होने का कारण क्या है जानते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट 21,391 पोस्ट वाला में पूरे पटना में जितना भी संस्थान है, सब संस्थान से सबसे ज्यादा रिजल्ट आप जिस संस्थान में बैठे हुए हैं वहां से हुआ है। और जब रिजल्ट आया था तो नहर पर जो दूसरा ब्रांच है, ऊपर नीचे क्लासरूम है, जैसे क्लासरूम में बच्चा पैक होकर के मतलब ऊपर नीचे बैठ करके पढ़ता है, वैसे ही जो है रिजल्ट के रोज भी जो है ऊपर नीचे बच्चा था। मतलब दोनों क्लासरूम खचाखच भरा हुआ था रिजल्ट से, सिर्फ रिजल्ट से। और लगभग इस बार 21,391 पोस्ट के मेरिट में संभवतः हजारों बच्चे ज्ञान बिंदु से ऐसे होंगे जिनके शरीर पे वर्दी लगने वाला है, और
एक जो बेरोजगारी का धब्बा होता है युवाओं के लिए आप सभी लोग युवा हैं, युवाओं के लिए अगर सबसे बड़ा कोई धब्बा होता है वो बेरोजगारी का धब्बा होता है। और अगर मेरे विचार में कहिएगा तो बिहार पुलिस जो है ना सिर्फ सफलता का पहला दरवाजा है, पहली सीढ़ी है सफलता की। और सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि एक जॉब ले लिए बस हो गया, नहीं। सफलता का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना। निरंतर मतलब लगातार आगे बढ़ते रहना है। आज बिहार पुलिस हुआ है, कल बिहार एसआई होगा, परसों बीपीएससी होगा। मेरे विचार में सफलता का यह मतलब होता है। तो बिहार पुलिस बन करके आप अपने बेरोजगारी के धब्बा को हटा लीजिए और समाज बेरोजगार लोगों को निकम्मा कहता है। और जिसको रोजगार मिल जाता है ना, जिसको रोजगार मतलब सरकारी नौकरी मिल जाता है, उसको समाज अच्छा कहता है। और आपको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप तैयारी कर रहे हैं। और 2025 का जो साल है ये चुनावी वर्ष है। और इस चुनावी वर्ष में बिहार पुलिस विभाग में वैकेंसी आने की बहुत प्रबल संभावना है। और प्रबल संभावना इसलिए है क्योंकि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए वैकेंसी आने की काफी अधिक संभावना है। और आप विश्वास मानिए कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव समय से होते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा। साथ ही साथ इस वैकेंसी के बाद जब चुनाव हो जाएगा, सामान्य तौर पर नेताओं को जनता का ध्यान कब आता है? जब चुनाव रहता है तब। ऐसे नहीं आता है। लोग ईश्वर को कब याद करता है? जब लोग कष्ट में होता है, समझे ना। और इसलिए आपको यह मानकर चलना है ये वैकेंसी बिहार पुलिस के अंतर्गत लास्ट वैकेंसी है। आगे 3-4 सालों में ये लास्ट वैकेंसी होगा। क्योंकि देखिए बिहार पुलिस, बिहार एसआई में हमेशा वैकेंसी आते हुए रहा है। तो जो पुलिस और पब्लिक रेशियो है वो पहले की तुलना में बिहार में ठीक ठाक हो गया है। तो अब अगर वैकेंसी ना भी आए या वैकेंसी कम भी आए तो आप नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं, जो पुलिस पब्लिक रेशियो है वो ठीक ठाक हो गया है। तो इस लड़ाई को, अपनी अंतिम लड़ाई मान करके लड़ना है और यह मान करके काम करना है कि इसमें हम जीतेंगे। देखिए एक बात आप जानिए, आप जैसा सोचते हैं ना, नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन क्या कहे हैं पता है? नेपोलियन ये कहे हैं, इंसान जिस चीज के बारे में सोच सकता है इंसान उसको प्राप्त भी कर सकता है। और आपकी सफलता अगर देखी जाए ना तो आपकी सफलता जो है आपके विचारों पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है। देखिए सोचना ही है तो सकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक क्यों सोचेंगे? क्योंकि नकारात्मक सोच आपको ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा बल्कि आपको नीचे धकेलेगा। ना हम नकारात्मक सोचते हैं, ना हम नकारात्मक सुनना पसंद करते हैं, ना हम नकारात्मक हैं।
क्योंकि हमें पता है निगेटिव थिंकिंग गर्त में ले जाता है और पॉजिटिव थिंकिंग ऊंचाई पर ले जाता है। हम क्लास में गुस्सा होते हैं, हमको गुस्सा आता है, और गुस्सा आना अच्छी भी बात है। देखिए, जो इंसान मुस्कुरा करके आपसे बात करे, जो आप पे ना गुस्साए, आप समझ जाइए वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। गुस्सा गलत चीज पे आता है। आप गलत कीजिएगा तो हम गुस्सा करेंगे। आप होमवर्क नहीं बना करके लाइएगा तो हम आपका आरती उतारेंगे? नहीं, आरती आपका नहीं उतारेंगे हम, गुस्सा करेंगे हम। तो आज जो आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कैसे की जाए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर के आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और आशा करते हैं कि आप सब लोग इंटरमीडिएट होंगे, मतलब इंटर पास कर गए हैं। पास कर न गए हैं, चोरी करके पास किए मेरिट से? सही सही बोलिए तो, कौन कौन लोग चोरी करके पास किए हैं? चलिए वाह, कम से कम ईमानदार तो है कि चोरी करके पास किया। हाँ बोल रहा, हाँ हम पास किए हैं। तो देखिए, एक बात बताते हैं, अपने प्रति ईमानदार बनिए। जैसे ये लोग ईमानदार है, चोरी करके पास किया तो बोला हाँ हाँ चोरी करके पास किए हैं। तो सफलता ईमानदारी मांगता है। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी से काम कीजिएगा ना, जरूर सफल होइएगा। ईमानदारी से काम कीजिएगा, जरूर सफल होइएगा आप। तो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोगों से कि आप किसी के प्रति ईमानदार रहिए या नहीं रहिए, और किसी भी काम के प्रति ईमानदार रहिए या नहीं रहिए, आप अपने पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई के प्रति ईमानदार आप जरूर रहिए। तो पहली सीख रणनीति के अंतर्गत हम यही देना चाहते हैं, ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। ईमानदार बनिएगा ना पक्का? देखिए, एक बात हम बताते हैं, पार्टनर खाना बनाता है, आस पड़ोस का लोग कोई खाना बनाता है, नहीं बनाने का मन है, चुरा के खा लीजिए, कोई दिक्कत ना है। लेकिन पढ़ाई में ईमानदारी बरतिए, मतलब खाने पीने में और चीज में ईमानदारी नहीं भी बरतिएगा कोई दिक्कत ना है, लेकिन पढ़ाई में ईमानदारी नहीं बरतिएगा तो बड़ी दिक्कत है। तो पढ़ाई में ईमानदारी बरतिए, ठीक है? अब अगली बात, सब लोग इस बार जो वैकेंसी आएगा उसमें आप सब लोग फॉर्म भरिएगा ना, हो परीक्षा दीजिएगा ना। और जानते हैं, आपको हम एक चीज देखे हैं कि जो लास्ट टाइम 21,391 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम साफ सुथरा हुआ है। उससे पहले उसी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था ना, और उसके बाद जो दोबारा एग्जाम हुआ है वो साफ सुथरा हुआ है। और जानते हैं, जो दोबारा एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर किसी के पास न है, सिर्फ एक सीटिंग का क्वेश्चन आया है बस, उसके बाद नहीं आया है। पता है ना है किसी के पास, लेकिन हमारे पास है। और अभी तक कोई पब्लिकेशन वाला उस क्वेश्चन को नहीं पब्लिश किया होगा, सबसे पहले हम पब्लिश करेंगे तब सब कोई करेगा, समझ गए? तो एक बात बता रहे हैं, एक तो पहली बात हम आपको बता दिए, ईमानदार बनिए। दूसरी बात, जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है, देखिए कोई भी बात हम हवा हवाई नहीं करेंगे, तथ्यात्मक बात करेंगे। एग्जाम अगर निकालना है ना, पीवाईक्यू को आधार बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाइए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाइए। एग्जाम अगर निकालना है तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाइए। तो हम जो है आपको 21,391 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है उसका 1,000 क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे पास है। 1,000 से ज्यादा हो सकता, कम नहीं होगा। मतलब जो क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं आया है, जो क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं आया है, 1,000 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास है। हम आपको वो क्वेश्चन देंगे और आपको उस क्वेश्चन को आधार बनाकर, आपको उस क्वेश्चन को आधार बना करके जो है आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए, जनरल कंपटीशन का जहां तक सवाल है, जनरल कंपटीशन में हम एंट्री किए थे 2013 में। 2012 से 16 मेरा बीटेक का सेशन था, लेकिन एक साल में छोड़ करके फिर इधर आ गए। 2013 में इंटर कर गए थे और सबसे पहले हम जनरल कंपटीशन के अंतर्गत बिहार पुलिस का ही तैयारी किए थे और हम अपने तैयारी का आधार PYQ को ही बनाए थे और बिना किसी टीचर के सहारा के जो है 3 महीना लगभग तैयारी किए, 3 महीना, लेकिन 3 महीना जम करके तैयारी किए, जिसको कहा जाता दिन रात एक करके तैयारी करना। 3 महीना जम करके PYQ को आधार बना करके जो है तैयारी किए और रिजल्ट हो गया, बिना किसी टीचर के सहारा के रिजल्ट हो गया। उसमें जो मेन काम किया था PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे मेन काम किया था PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को आधार बनाकर तैयारी किए थे। और किसी भी एग्जाम को, बिहार पुलिस क्या, बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा, बिहार दरोगा के बाद BPSC, BPSC के बाद UPSC, कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें तैयारी का आधार, अगर हमसे पूछिएगा ना, हमसे क्या, अगर आप किसी से भी पूछिएगा, किसी भी सफल लोग से पूछिएगा, किसी भी अच्छे लोग से पूछिएगा, किसी भी जेन्युइन लोग से पूछिएगा, तो वो बोलेगा तैयारी का आधार PYQ को बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। तो सबसे पहले हम आपको वो जो लेटेस्ट बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है 21,391 पोस्ट के लिए, उसका PYQ हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, उसका PYQ हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। 21,391 पोस्ट का 1,000 के आसपास PYQ है, वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे सबसे पहले। और उसको आपको डेली देखना है, डेली देखना है। तो पहली बात, ईमानदार बनिए। दूसरी बात, जो आप तैयारी करते हैं PYQ को आधार बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाइए और उसको हमेशा देखिए, उसको हमेशा देखिए। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे जब आप लोगों को पहला पहला प्यार होता है, पहला प्यार जो होता है ना बड़ी खास होता है, समझे। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप उससे नहीं बात कीजिएगा, नहीं देखिएगा, तो लगेगा खाना नहीं पचा है, समझे। तो मतलब एक तड़प सा होता है, तड़प समझ रहे हैं, तड़प समझ रहे हैं। जैसे धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी जो है शिल्पा शेट्टी के लिए तड़प रहा था ना, ऐसा ही था। हाँ, तो एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। किस बात की तरफ होना चाहिए? पढ़ाई के लिए एक तरफ होनी चाहिए। एक कहानी सुनाते हैं, सुकरात का नाम सुने हैं? सुने सुकरात का नाम? अरे सिकंदर को जानते हैं? सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। बताइए, सिकंदर, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। सुकरात से एक युवक पूछा सफलता क्या है?
सुकरात से एक युवक पूछा सफलता क्या है और सफलता कैसे मिलेगा। तो सुकरात उस युवक को कहा कि आप अगली सुबह जो है फलना नदी के किनारे आइए। तो सुकरात उस युवक को जो है नदी के किनारे बुलाया। अगला दिन वो युवक भी आया, सुकरात भी पहुंचे। सुकरात फिर बोले चलिए अब नदी में। सुकरात जो है उस युवक को नदी में लेकर गए। जब एकदम गर्दन भर पानी आ गया, तत्पश्चात सुकरात क्या किए, उस युवक के मुंह को जो है ना पानी में डुबा दिए और कई मिनटों तक डुबाए रखे। और तब तक डुबाए रखे जब तक कि उसका शरीर जो है ना पीला नहीं पड़ गया। मतलब सुकरात को लग गया कि अब अगर अभी नहीं निकालेंगे ना तो इसका काम तमाम है। तो सुकरात उसके गर्दन मुड़ी को छोड़ दिया, फिर वो बाहर निकला। तो फिर सुकरात उससे पूछा कि आप को अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज का महसूस हो रहा था। तो उस युवक ने कहा हवा, हवा। तो फिर सुकरात उस युवक को समझाए, जब हम आपके सर को पानी में डुबाए हुए थे तो आप सिर्फ और सिर्फ हवा के बारे में सोचे तो कैसे हमको हवा मिल जाए। इसी प्रकार का तड़प अगर आपको अपने जीवन को लेकर के होगा, इसी प्रकार का तड़प अगर आपको पढ़ाई को लेकर के होगा, इस प्रकार का तड़प अगर आपको पढ़ाई को लेकर के होगा, तो आप समझ जाइए कि आप सफल हो गए। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के जरिए हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब पढ़ाई के प्रति अगर आपको सफल होना है तो पढ़ाई के प्रति एक ललक होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसा बहुत कम विद्यार्थी में होता है। और आप सोच करके देखिए, देखिए यहां पर जितने भी लोग हैं अधिकतर के माँ पिताजी किसान होंगे, अधिकतर बच्चे के पिताजी किसान होंगे। और किसान होना शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि किसान होना गर्व की बात है, प्राउड फील होना चाहिए आपको। और हम आपको बता दें, मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो मेरे पिताजी भी किसान हैं। और किसान होना गर्व की बात इसलिए है क्योंकि किसान देश के पेट को पालता है, किसान देश के पेट को पालता है। और 2025-26 का जो बजट निर्मला सीतारमण पेश की है, उस बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने यह कही है कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4 इंजन है, और उस 4 इंजन में पहला इंजन निर्मला सीतारमण ने कृषि को बताई है। तो मतलब आप थोड़ा समझिए, कृषि कौन करता है? किसान करता है। तो सरकार तक किसान को काफी महत्व दे रहा है। और आप थोड़ा सोच करके देखिए, और एक बात आप जान लीजिए, यहां पर आप राम सिंह है, रोहन यादव है, मोहम्मद फखरुद्दीन है, या फैजल अली है, या फैजल खान है, या कोई भी है, आप सीधी सी बात ये समझिए, यहां पर कोई भी है, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आप यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर आप अपना सब चीज भूल जाइए। यहां पर सिर्फ आप अपने आप को यह समझिए, हम एक छात्र हैं, हमारा धर्म और हमारा कर्म सिर्फ पढ़ाई करना है। सब चीज को भूल करके अपने धर्म और अपने कर्म को याद रखिए। आपका धर्म भी एक ही है, आपका कर्म भी एक ही है, वो है पढ़ाई करना, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
तो आप अपने धर्म और कर्म को कभी मत भूलिएगा। अगर आप अपने धर्म और कर्म को भूल गए, भारी दिक्कत है, भारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक बात सोच करके आप देखिए, अगर कोई सैनिक सैनिक बॉर्डर की रक्षा करता है, देश के सीमा की सुरक्षा करता है सैनिक, अगर सैनिक बॉर्डर पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, हमारा पड़ोसी तो इतना अच्छा है, वो तो मुंह देखेगा, मुंह तो नहीं देखेगा, तुरंत आतंकवादी हमला हो जाएगा भारत पर। वैसे ही अगर किसान खेती ना करे, देश में भूखमरी उत्पन्न हो जाएगा। वैसे ही मतलब ये आप में होनी चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मतलब ऐसा लगना चाहिए कि बहुत कुछ हम मिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये लगना चाहिए कि हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और हम आपको एक बात बताते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट हैं भी, और जब प्योर स्टूडेंट थे, जिस रोज पढ़ते थे ना, शाम को बड़ी अच्छा महसूस होता था और मन करता था अच्छा चीज खाएं। लेकिन जिस रोज नहीं पढ़ते थे ना, तो मतलब अजीब सा लगता था, मतलब ठीक कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक अच्छे स्टूडेंट में ये गुण होता है, एक अच्छे स्टूडेंट में ये गुण जो है आपको होता है और होना चाहिए। और जिसमें भी ऐसा होता है, मतलब वो सच में स्टूडेंट है, सच में वो अपने प्रति सोच रहा है। और अगर आप में नहीं होता है, मतलब आप सच में, आपको अपने करियर से कोई मतलब नहीं है। तो बिहार पुलिस का तैयारी जो है ना, जानते हैं, कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं करता है बिहार पुलिस का तैयारी। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम आपको बता रहे, बिहार पुलिस का तैयारी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिना तैयारी किए हुए ही हो जाएगा, क्योंकि सीट तो सीमित आएगा, रिजल्ट तो सीमित लोगों का होगा। तो आप बेहतर कीजिएगा, आपका रिजल्ट होगा, नहीं कीजिएगा बेहतर नहीं होगा आपका रिजल्ट। तो दो तीन बात अभी तक हम आपको बताए हैं। एक पहली बात, ईमानदारी को अपनाइए। दूसरी बात, पीवाईक्यू को आधार बनाइए। और तीसरी बात, पढ़ाई को लेकर एक भूख होना चाहिए, पढ़ाई को लेकर एक भूख होना चाहिए। आइए आप पढ़ाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास, देखिए, सुनिए समझिए, सुनिए समझिए। और आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाते पढ़ाते जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देख लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं। तो वो 1000 देंगे तो उसमें देखेंगे, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से लगेगा जरूरत तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देख लेंगे आधुनिक के साथ। ठीक ना। देखिए, इतिहास, सबसे पहले समझिए आप इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास क्या है, इतिहास क्या है? एक तो पहली बात यह है, इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इतिहास। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है इतिहास। इतिहास, इतिहास को हम लोग
तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अब कहां के इतिहास को तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं? भारत के इतिहास को तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। भारत के इतिहास, हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग भारतीय का इतिहास पढ़ेंगे। नेपाल का इतिहास पढ़िएगा, पाकिस्तान का इतिहास पढ़िएगा। जानते हैं पाकिस्तान के इतिहास में जो है गांधी जी को विलन बताया गया है, समझे? तो हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आप ये समझिए इतिहास है क्या? इतिहास है क्या? एकदम इतिहास का अगर साधारण सा परिभाषा देना, तो इतिहास का साधारण सा परिभाषा ये है, मतलब एकदम सिंपल परिभाषा, इसको आप आराम से समझ सकते हो। कोई सी घटना जो घटित हो चुकी है उसे ही इतिहास कहते हैं। जैसे जैसे मनमोहन सिंह का निधन हो गया, वो इतिहास बन गए, अब इतिहास बन गए, गुजर गए, वो इतिहास बन गए। जैसे अंग्रेज भारत आया और फिर हम भारतीयों ने आंदोलन करके उन्हें भारत से बाहर कर दिया, वो भी इतिहास बन गया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। ये सब क्या बना? ये सब इतिहास बन गया। क्या बन गया? इतिहास। ये सब इतिहास बन गया, ये सब इतिहास बन गया। मतलब वैसी घटना जो घटित हो चुकी है वही इतिहास है, वैसी घटना जो घटित हो चुकी है वही इतिहास है। और इतिहास में घटित हुई घटनाओं को ही पढ़ते हैं। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा तो इसमें आप क्या पढ़िएगा? इसमें आप गांधी जी के बारे में पढ़िएगा, गांधी जी ने जो आंदोलन किया है उसके बारे में आप पढ़िएगा, आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो आंदोलन किया आप उसके बारे में पढ़िएगा। ये सब हम लोगों को पढ़ना होता है। और क्या पढ़ना होता है? और देखिए, इतिहास के बारे में कहा जाता है इतिहास बेवफा सब्जेक्ट है। मतलब रात पढ़ो दिन सफा, दिन पढ़ो रात सफा। मतलब बेवफा का मतलब होता है छोड़ने वाला। लेकिन जानते हैं इतिहास बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतिहास का जहां तक सवाल है, इतिहास हमें जीवन जीने के बारे में सिखाता है। इतिहास हमें निर्णय लेने, इतिहास हमें निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास को अगर आपको याद रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास याद रहे, तो इसके लिए जानते हैं इतिहास में सामान्य तौर पर आपको लगता है कि इस भी याद रखना है, इस भी याद रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इस भी ही याद रखना है। और आप विश्वास मानिए, कोई भी घटना जो होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और किसी भी घटना को जब आप पढ़ते हैं क्यों हुआ,
कब हुआ, कहाँ हुआ, मतलब सब डायग्राम को देखते हैं, तब वो चीज आपको याद रहता है। और हम लोग समझा बुझा करके आपको याद करवाएंगे, हम लोग जो है समझा बुझा करके आपको याद करवाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं याद करवा देंगे, समझा बुझा करके हम लोग आपको याद करवाएंगे, समझा बुझा करके याद करवाएंगे। तो इतिहास को अगर याद रखना है तो जानते हैं, जैसे हम जो भी पढ़ा दें उस पर आप भी काम कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हम 1498 की घटना बताए, फिर 1502 की घटना बताए, फिर 1525 की घटना बताए, 1565 की घटना बताए। इतिहास को अगर याद रखना है ना, घटनाओं को जो है ना काल कर्मानुसार लिख लीजिए। जैसे हम कैसे याद रखे हुए हैं, हम काल कर्मानुसार लिखे हुए हैं। 1498 ईस्वी में फलना हुआ, 1499 में फलना हुआ, 1500 ईस्वी में फलना हुआ, 1502 में फलना हुआ, मतलब उसको सिलसिलेवार ढंग से लिखे, ईस्वी वाइज सजाए हुए। और जब भी भूलते हैं एक बार देख लेते हैं, पूरा का पूरा याद हो जाता है। तो घटनाओं को जो है सिलसिलेवार ढंग से आपको लिख लेना है। और एक बात और हम बता दे रहे हैं, जो अभी गया है सीढ़ी पर जो है, उसी के लिए है, सुन लो, तुम तो निकलिए जाना, लेकिन उसी के लिए रुका है वो, रुका है तब बोलेंगे। देखिए, एक बात बता रहे हैं, इतिहास पे आने से पहले जीवन में जानते हैं, मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री है ना, देखिए मोदी जी के पिताजी सच में चाय बेचते थे, ये सच्चाई है। मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे, मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, ये भी सच्चाई है। मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे, ये सच्चाई है। मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे, ये सच्चाई है। मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, ये भी सच्चाई है। लेकिन हाँ, कभी काल अपने पिता के काम में हाथ बटाने बटाने के लिए जाते थे। मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री है ना, तो उसमें अनुशासन का बड़ी रोल है, अनुशासन, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या कहता है जानते हैं? डिसिप्लिन कहता है क्लास के बीच से उठ करके नहीं जाना, और क्लास के बीच से ही उठ करके अगर जाना था तो क्लास ही क्यों आए। हम तो आपको बुलाने नहीं गए थे कि आप चलिए, आप नहीं आइएगा तो हम क्लास नहीं लेंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं था। अनुशासन जानते हैं बड़ी महत्व रखता है जीवन में, समझो। और सब क्यों सफल नहीं होता है, वो सोचने वाली बात है ये। एक एक टीचर से पढ़ता है, कुछ लोग सफल हो जाते, कुछ लोग नहीं होते, क्योंकि अनुशासित ना है। और देखिए, हम हर बैच में कहते हैं, हर बैच में हम कहते हैं अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन का मतलब, हम ये नहीं कहते हैं कि आप पैर छू करके मेरा प्रणाम कीजिए ना, एकदम नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमको कोई ना पैर छू के प्रणाम करे। अनुशासन का मतलब, अगर आपके लिए कहा जाए, अनुशासन का मतलब आपके लिए डेली क्लास करना, डेली पढ़ाई करना, डेली होमवर्क करना, डेली होमवर्क करना, अनुशासन का मतलब ये होता है। क्लास के बीच से उठ के नहीं जाना, अनुशासन का मतलब ये होता है। क्लास के बीच से उठ करके जाना अनुशासनहीनता का प्रतीक है। और अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं तो ये उचित ना है। फिर हो सकता है हमारा लेक्चर उसको पसंद नहीं आ रहा हो सकता है वो विद्वान हो, ये भी तो हो सकता है। हर किसी को हम पसंद आ जाएं, ये पॉसिबल है? नहीं है। हम अपने बारे में यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं, हम इतना भी सस्ता नहीं है कि हम आपको तुरंत पसंद आ जाएंगे, लेकिन जब पसंद आएंगे ना, तब सिर्फ याद आएंगे, समझे? तो कहने का मतलब ये है
कि थोड़ा सा सच जो होता है ना कड़वा होता है। सच का घूंट हर हर कोई नहीं पी सकता। हर कोई सत्य के घूंट को पचा ले, हर कोई चीजों को पचा ले, ये हो ही नहीं सकता है। और जिनको भी पढ़ना उड़ना ना है, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही आकर के पढ़िए। मेरे पास विद्यार्थी का कमी है जी। क्या है कमी? क्या जी कमी है? हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप अबे कीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे जिस रोज नहीं पढ़ाएंगे अच्छा नहीं आइएगा आप। ठीक है, जैसा नहीं बैच है ना वैसने बीपीएससीओ बैच है सुबह में। ठीक है, तो बीच से उठ करके जाना उचित न है बाबू। ठीक है, अगर बीच से उठ करके जाना ही था तो आए क्यों? नहीं आना चाहिए तब फिर आप। और कुछ चीज हमको पसंद नहीं होता है, और हमको जो पसंद नहीं होगा हम तुरंत कह देंगे हमको ये पसंद ना है। तो आगे से आप ऐसा गलती ना करेंगे। तो इतिहास, पुनः इतिहास पे लौटते हैं अब। तो इतिहास को याद रखना है तो घटनाओं को काल कर्मानुसार सजा लो। देखिए, इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी है ये, यूनानी। सिकंदर यूनानी था, वैसे ही हेरोडोटस भी यूनानी है। हेरोडोटस भी यूनानी है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है जानते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है, इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार किसी घटना को क्रमबद्ध तरीका से लिखने का काम हेरोडोटस ने ही किया। इतिहास में जानते हैं घटनाएं क्रमबद्ध तरीका से, जैसे आप इतिहास में महात्मा गांधी को पढ़िएगा ना, तो महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक को एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। उनका आरंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात में हुआ। फिर बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए 1889 ईस्वी में 1888-89 में लंदन गए। फिर बैरिस्ट्री की शिक्षा लेकर के आए। फिर वकालत करना शुरू किए। एज ए वकील महात्मा गांधी अपने जीवन में असफल रहे। एज ए वकील महात्मा गांधी अपने जीवन में असफल रहे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को हर जगह सफलता मिला, और ऐसा भी नहीं है कि महात्मा गांधी कोनो कुक्रम करबे नहीं किए। महात्मा गांधी सब कुक्रम किए, समझ गए। और महात्मा गांधी को भी कई बार असफलता हाथ लगा। असहयोग आंदोलन में असफलता हाथ लगा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में असफलता हाथ लगा है। तो गांधी जी को भी कई बार असफलता हाथ लगा है। तो इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में जो है घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से हमें पढ़ना होता है, और क्रमबद्ध तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हेरोडोटस ने ही पहली बार किसी घटना को क्रमबद्ध तरीका से लिखने का प्रयास किया। क्रमबद्ध तरीका से लिखने का प्रयास किया, इसी वजह से हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की अगर हम बात करें तो हेरोडोटस के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका 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 यहां पर एक बात आप जानिए, हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर हम आपको बता दें कि बिहार एसआई एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार एसआई एग्जाम, बिहार एसआई एग्जाम, बिहार एसआई एग्जाम की हम बात करें तो बिहार एसआई एग्जाम में एक्साइज 126 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स में, उसमें हिस्टोरिका के रचयिता कौन है ये पूछा गया है, समझ गए।
और एक बात यहां पर हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि साहित्य और उसके रचनाकार, मतलब ये ऐसा सदाबहार टॉपिक है ना, इस टॉपिक से प्रश्न ना आए किसी एग्जाम में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एकदम आएगा ही आएगा। जैसे एक सदाबहार टॉपिक और हम आपको बता दें, दिवस 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 जानते हैं ना, दिवस दिवस ऐसा सदाबहार टॉपिक है जहां से प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे ही पुस्तक और उसके रचनाकार या साहित्य और उसके रचनाकार, ये ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न ना आए किसी एग्जाम में, किसी वनडे एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझे ना? तो हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका है, और हिस्टोरिका की अगर हम लोग बात करें, हिस्टोरिका को विश्व इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। इतिहास, इतिहास के अंतर्गत अनेकों पुस्तक लिखे गए हैं, लेकिन इतिहास के अंतर्गत जो अनेकों पुस्तक लिखे गए हैं, उन अनेकों पुस्तकों में अगर देखा जाए तो इतिहास की लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसकी रचना हेरोडोटस ने किया है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही किसी घटना को क्रमबद्ध तरीका से लिखने का काम किया, क्रमबद्ध तरीका से लिखने का काम किया। अब आप एक बात समझिएगा, इतिहास का एक और परिभाषा हम बता रहे हैं, और थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा है। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। अतीत मतलब पहले, वर्तमान, दोनों के बीच जो संबंध है उसी को इतिहास कहते हैं। देखिए, जानते हैं हम लोग मानव आज से 2000-2500 बरस पहले जो काम कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। आज से 2000-2500 साल पहले जो प्रथाएं प्रचलित थी वो आज भी है। कैसे कैसे? तो एग्जाम्पल आप सुनिएगा। एक बात आप जानिए, भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था ना, व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। अब सवाल ये उठता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आप एकदम जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। कभी आप अपने गांव में बचपन में अपने माँ का टूटा हुआ बाल देकर सन पापड़ी खाए हैं? खाए हैं? हाँ, खाए होंगे, जरूर खाए होंगे। यही तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। मतलब एक वस्तु दिए, दूसरा वस्तु ले लिए। मतलब माँ का टूटा हुआ बाल सन पापड़ी वाले को दे दिए और सन पापड़ी वाले सन पापड़ी ले लिए। दूसरी बात, बर्फ, बर्फ बेचने के लिए आता होगा बर्फ बेचने वाला, तो घर में मक्का है, गेहूं है, चावल है, मक्का दे दिए, बर्फ ले लिए, चावल दे दिए, बर्फ ले लिए। मतलब एक वस्तु दे दिए, दूसरा वस्तु ले लिए। यही तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। और वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? क्योंकि सिक्का, रुपया, पैसा, इस सब का प्रचलन नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में वस्तु का आदान प्रदान होता था, और वस्तु के आदान प्रदान के जरिए जो है व्यापार होता था। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता था। क्या आज वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार नहीं होता? एकदम होता है, आज भी होता है। तो मतलब देखिए, अतीत में जो चीज था वो आज भी है। तो अतीत के चीज जो आज भी जुड़े हुए हैं, यही तो इतिहास है। और इतिहास है क्या? दूसरी बात, एक वेश्यावृत्ति प्रथा, एक पर्दा प्रथा है। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा क्या है जानते हैं? महिला जो अपने ससुर के सामने घूंघट टांग लेती है,
या अपने भैंसुर के सामने घूंघट गिरा लेती है नीचे। वही तो पर्दा प्रथा है। क्या आज पर्दा प्रथा का प्रचलन ना है? एकदम है। गांव में आज भी है, गांव में आज भी है, शहर में ना है। अब गांव में भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब जींस टॉप वाली बहू सब आ रही है। और जींस टॉप वाली आ रही तो स्वाभाविक सी बात है, जींस टॉप में घूंघट कहां से होगा? घूंघट साड़ी में ना होता है जी। या फिर दुपट्टा जो होता है, सूट वूट अगर लड़की पहनती है तो दुपट्टा होता है, समझे? ऐसे लड़की सबसे ज्यादा सुंदर सूट में ही लगती है, जींस टॉप में नहीं लगती है, समझे? सबका अपना अलग अलग विचार होता है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि जींस टॉप वाली खराब होती है, जींस टॉप वाली बहुत अच्छी होती है। तो आए ओ हाँ ना ना, लेमन टी है, पी लेते हैं। हाँ, सुनिए आप, देखिए आपको, हल्ला मत कीजिए। तो जैसे पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन था, आज भी पर्दा प्रथा का प्रचलन है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो अतीत मतलब पहले, अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली संवाद को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का ये थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा है, अच्छा परिभाषा है, लेकिन समझने के लिए इतिहास क्या है, वैसी घटना जो घटित हो चुकी है और उन घटनाओं के बारे में जिस विषय में पढ़ते हैं इतिहास वही है, समझ गए? तो अब आप लिखिए थोड़ा सा। मेरा हाइट 2 सेंटीमीटर कम है, कैसे बढ़े? 2 पॉइंट कम है, कैसे बढ़ाएं? एक्सरसाइज सब कीजिए। अगर आपका उम्र, देखिए हाइट, और बिहार पुलिस में जानते हैं, बिहार पुलिस का उम्र है 18 से 25, जनरल कैटेगरी के लिए हम बोले 18 से 25। और जानते हैं एक बात, अगर किसी बच्चा का हाइट, सॉरी, अगर किसी का उम्र 25 वर्ष से कम है, अगर किसी का उम्र 25 वर्ष से कम है, आपका हाइट बढ़ सकता है कुछ एक्सरसाइज करने से। अगर आपका उम्र 25 वर्ष से कम है, मतलब अगर मान लिया जाए आपका उम्र 20 वर्ष है, 22 वर्ष है, तो आपका हाइट बढ़ सकता है। लेकिन 25 से जैसे आप क्रॉस कर गए तब आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। तो कुछ एक्सरसाइज सब करने से जो है हाइट बढ़ता है, समझ गए? तो ट्रेनर को हम बुला देंगे एक रोज, जो है ऑनलाइन भी एक्सरसाइज बतवा देंगे, आप अपना कीजिएगा, आपका हाइट बढ़ सकता है, ठीक है? और हाँ, ध्यान रखें, जिसका उम्र 25 वर्ष से कम है उसी का, 25 क्रॉस है मतलब तब हाइट नहीं बढ़ेगा, ठीक है? विज्ञान कहता है कि जो है 25 वर्ष तक उम्र बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, अब आप कहिएगा 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना है, ठीक है? 1-2 सेंटीमीटर बढ़ सकता है, ठीक है? साइंस बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे, हे भगवान, इसमें भी कोई शक वाली बात है? तो आप लोग तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना। साइंस बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं, बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएंगे? दूसरा कोई है जी? साइंस में बिट्टू झा का जोड़ है? तो बिट्टू झा बेजोड़ है। साइंस बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे, बिट्टू झा सर साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है? तो लिखिए, लिखिएगा। अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं।
इतिहास कहते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास का पिता इतिहास का पिता हेरोडोटस को जो सिलेबस है प्रदुमन कुमार, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस है वही ना पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे? फालतू चीज पढ़ा कर क्या फायदा? एक दिन में 2 सब्जेक्ट का क्लास होगा, 2 से 3 सब्जेक्ट का क्लास होगा। हाँ, दो 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 तो होगा ही। ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट का क्लास होगा, कभी कल हो सकता है 3 सब्जेक्ट का भी हो जाए। ठीक है, और हाँ, एगो चीज और हम बता दे रहे हैं कि अभी बता दे रहे, माइंड मेकअप रहिएगा। सैटरडे संडे को थोड़ा ज्यादा क्लास होगा, अभी से माइंड मेकअप आप रखिएगा। ठीक है, अभी से माइंड में मेकअप रखिएगा। सैटरडे संडे को हो सकता है 3 घंटा की जगह 5 घंटा भी रहना पड़े, 6 घंटा भी रहना पड़े। तो सैटरडे संडे के लिए जो है पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा आप, सैटरडे संडे के लिए। ठीक, मतलब बाद में ये नहीं कहिएगा कि जो है पहले नहीं बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। सैटरडे संडे को थोड़ा ज्यादा क्लास होगा। ठीक है, हाँ। और भी धीरे धीरे सब चीज बता दिया जाएगा। ठीक है, अब एक के दिन में सब चीज जान जाइएगा, पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं, कुछ काम आप आवश्यक तौर पर कीजिएगा। जैसे जिस रोज जितना पढ़ाया जाएगा घर पे जाके उतना जरूर आप पढ़िएगा, और सप्ताह में जिस भी रोज छुट्टी मिलेगा उस रोज पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, लिखिए आप क्या लिख रहे थे। इतिहास का पिता हेरोडोटस को, हिस्ट्री का परिभाषा फिर से बोलिए सर। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं, फुल स्टॉप। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर एक कमेंट आ रहा है, सर लिखा के पढ़ाइएगा, नोट लेकर के पढ़ाइएगा, जहां पे जैसा जरूरत होगा वहां पर वो करेंगे। ठीक है, जहां पर जैसा जरूरत होगा वहां पर वो करेंगे। ठीक है, कुछ का पीडीएफ भी दे देंगे, कुछ लिखा भी देंगे। ठीक है, कुछ का पीडीएफ मिलेगा, कुछ लिखा भी देंगे। हैं, बोल तो रहे हैं, अभी तो लिखाइए करके नहीं पढ़ा रहे, कुछ का पीडीएफ दे देंगे, कुछ लिखा के पढ़ाएंगे। जैसे साइंस में बिट्टू झा सर पीडीएफ नोट से पढ़ाएंगे, हम लिखा के पढ़ाएंगे। हमको लिखा कर पढ़ाने में अच्छा लगता है, बिट्टू झा सर को पीडीएफ नोट दे करके पढ़ाने में अच्छा लगता है। और किसी को भिंडी पसंद है, किसी को परवल पसंद है। तो लिखिए, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक उन्होंने हिस्टोरिका नामक उन्होंने हिस्टोरिका नामक साहित्य की रचना उन्होंने हिस्टोरिका नामक साहित्य की रचना उन्होंने हिस्टोरिका नामक साहित्य की रचना किया है। हिस्टोरिका हिस्टोरिका को इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है।
हिस्टोरिका को इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। हिस्टोरिका को इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। हिस्टोरिका को इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। हिस्टोरिका को इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। जो लिखवा रहे हैं बाबू उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा बाबू, सोना हीरा मोती मेरा। जो लिखवा रहे हैं उसका पीडीएफ क्यों देंगे, और जिसका पीडीएफ देंगे वो लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करने वाले लोग लिखिए। ठीक है, लिखिए। अब आगे आइए, ये तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताए हैं, अब आगे समझिए। देखिए, भारत के इतिहास को 3 भाग में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि अधिकतर प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से ही आते हैं। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में क्या हुआ है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या हुआ, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या हुआ, तो देखिए सुनिएगा, समझिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास को अगर हम लोग देखें, आधुनिक काल में, आधुनिक काल में क्या हुआ जानते हैं? आधुनिक काल में अंग्रेज 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 भारत आया। अंग्रेज किसको कहा जाता है जानते हैं? ब्रिटेन के निवासी को अंग्रेज कहा जाता है। जैसे हम भारत के निवासी को इंडियन कहा जाता है, हम भारत के निवासी को हिंदुस्तानी कहा जाता है। हम लोग क्या है? हिंदुस्तानी है। हम लोग क्या है? भारतीय। हम लोग क्या है? इंडियन है। इंडियन है। उसको जगह दीजिए, हो सोने के लिए है क्या? सोना हीरा मोती मेरा, काहे सो रहे हैं? तो सुनिए, आधुनिक काल में क्या हुआ समझिएगा। आधुनिक काल में अंग्रेज भारत आया। आधुनिक काल में क्या हुआ? तो आधुनिक काल में अंग्रेज भारत आया। भारत आया। अंग्रेज किसको कहते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन एगो देश है, जैसे भारत एगो देश है ना, वो भारत देश है ना। हाँ जी, बोलिए, भारत देश है ना, वैसे ब्रिटेन एगो देश है। ब्रिटेन देश के निवासी को ही कहा जाता है अंग्रेज। ब्रिटेन देश के निवासी क्या कहा जाता है? अंग्रेज। अंग्रेज भारत आया है। हल्ला काहे कर रहा है जी यहाँ पे? उधर जाके हल्ला करो यार। बोलिए, यहाँ पे हल्ला नहीं करेगा। सुनिए, तो ब्रिटेन देश के निवासी को अंग्रेज कहा जाता है, ब्रिटिश कहा जाता है, ब्रिटिश कहा जाता है। ब्रिटिश लोग भारत आए। अब ब्रिटिश लोग भारत क्यों आए? ब्रिटिश लोग भारत व्यापार करने के लिए आए। व्यापार व्यापार करने के लिए आए। जैसे आप पटना क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? पढ़ने। लेकिन आप पटना पढ़ने आए हैं, लेकिन सब काम करते हैं लेकिन पढ़ते ना है। ये सच्चाई है पटना के विद्यार्थी का। तो लेकिन अंग्रेज व्यापार करने आया और अंग्रेज व्यापार किया। अंग्रेज व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेज जब व्यापार करना शुरू किया ना, तो अंग्रेजों ने उस समय के भारत के राजाओं से व्यापारिक छूट प्राप्त किया। व्यापारिक छूट, व्यापार करने के लिए छूट प्राप्त किया। और फिर अंग्रेज व्यापार करना शुरू किया। फिर अंग्रेज व्यापार करना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों की व्यापारिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई, फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की व्यापारिक स्थिति मजबूत हो गई, तो फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या किया? तो आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत के राजाओं के साथ युद्ध किया और भारत के राजाओं को पराजित किया और भारत पर कब्जा कर लिया। और भारत पर कब्जा करके भारत में शासन प्रशासन करने लगा, भारतीयों का शोषण करने लगा।
और जब शोषण काफी बढ़ गया तब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। तब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। और फिर भारतीयों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन होने लगा। और उस स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में 1857 की क्रांति हुई, स्वदेशी आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सॉरी असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और फिर अंग्रेज 1947 में भारत को छोड़कर गया। मतलब यहां से हम आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमें यह पढ़ना है कि अंग्रेज कब आया, व्यापार किया, कौन कौन युद्ध लड़ा, भारत पर कब्जा किया, भारत पर कब्जा किया, भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों का शोषण किया। फिर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए, कौन कौन आंदोलन हुए, फिर अंतिम में जाकर के जो है भारत को छोड़कर अंग्रेज गया। भारत को छोड़कर अंग्रेज क्यों गया जानते हैं? क्यों गया जानते हैं? सुनिएगा। अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेज क्या था? व्यापारी। अंग्रेज का व्यापार जब तक भारत में अच्छा रहा ना तब तक अंग्रेज भारत में रहा। लेकिन जैसे अंग्रेज का व्यापार भारत में नष्ट हो गया, अब अंग्रेज व्यापारी था, उसका व्यापार जब तक भारत में अच्छा रहा वो रहा भारत में। जैसे उसका व्यापार नष्ट हो गया, भारत छोड़कर चल गया। तो महात्मा गांधी क्या किए थे जानते? क्यों माना जाता है कि महात्मा गांधी ने ही देश को आजाद करवाया? क्यों माना जाता है ऐसा जानते हैं? सुनिएगा, समझिएगा। महात्मा गांधी क्या किए? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। बाबा एगो लाठी पर अंग्रेज को नानी याद दिला दिए, समझे? वो लाठी अंग्रेज पर चले वो नहीं किए। वो लाठी तो बुढ़ापा आ गया था तो लाठी सहारा था, बुढ़ापा का सहारा था। और वो लाठी भी गांधी जी को कौन दिया है पता है? बिहार के लोगों ने दिया है। बिहार, वो जो महात्मा गांधी लाठी लेकर के चलते हैं, बिहार का लाठी है वो, बिहार का लाठी है। सही बता रहे हैं हम आपको। आपको क्या मजाक लग रहा है? तो गांधी जी जो लाठी लेकर के चलते थे वो भी बिहारी का देन है। बिहारियों ने उनको लाठी दिया। और बताइए, एगो मास्टरनी थी, दीपाली सा, तो बिहार को गाली दी है। समझ गए? बिहारी होना गर्व की बात है, प्राउड फील होना चाहिए बिहारी होने पर। समझ गए? क्यों प्राउड फील होना चाहिए? एगो सीधा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। देखिए, एगो बात जान लीजिए। जैसे एक बात जानिए आप, बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा। मतलब वैसी औरत जो बांझ है, मतलब जिसको बच्चा नहीं हुआ है, प्रसव पीड़ा मतलब डिलीवरी के समय जो दर्द होता है उस दर्द को वो क्या जाने। मतलब बिहार और बिहारियों के दर्द को बिहार के लोग ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। समझ गए? और हम आपको एक बात बता रहे हैं, बिहार भले गरीब है, बिहार भले गरीब है, लेकिन बिहार के लोग बड़ी स्वाभिमानी होते हैं। अपने स्वाभिमान से समझौता बिहार के लोग नहीं करते। और हम आपको एक बात बता देते हैं, बिहारी होना गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि बिहारी जो कहता है ना वो करता है। और इसका 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतिहास से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, हम एक अनाउंसमेंट किए थे 1275 वाला में, वैसे छात्र जो संस्थान से टॉप 20 में आएंगे उन्हें बुलेट देंगे। जब हम अनाउंसमेंट किए ना, सब टीचर सब बोल रहा था क्या कि जो है पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन हम जो वादा किए थे, वादा हम पूरा किए। मुंह बंद हो गया, अपने आप मुंह बंद हो गया, फिर काहे के लिए बोलेगा?
तो मतलब हम बिहारी हैं, हम जो वादा करते वो पूरा करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, गांधी जी के बारे में बताते हैं। और बिहारी होना कैसे गर्व की बात है, आप सुनिए। गांधी जी पर आएंगे पहले, बाद में गांधी जी पर आएंगे, लेकिन पहले जानिए बिहारी होना कैसे गर्व की बात है, प्राउड फील होना चाहिए। देखिए, ये जो भारत देश है ना, दीपाली शाह क्या बोली है जानते हैं? दीपाली शाह एक लाइन बोली है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश इसलिए है क्योंकि उस देश में बिहार है, क्योंकि इस देश में बिहार है। इंडिया डेवलप कंट्री हो जाएगा अगर देश में बिहार नहीं होगा, मतलब इंडिया विकसित कंट्री हो जाएगा अगर बिहार को हटा दिया जाए। तो दीपाली शाह को हम कहना चाहते हैं कि अगर बिहार को हटा दीजिएगा ना, तो प्राचीन भारत का इतिहास खत्म। प्राचीन भारत का इतिहास खत्म। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कहां से होता? मगध से। मगध मतलब क्या? पटना गया। मगध 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 मतलब क्या? पटना गया। पटना और गया का क्षेत्र। भारत के इतिहास की शुरुआत होती है मगध साम्राज्य से, मगध साम्राज्य से। और बिहार को हटा दीजिएगा, भारत के इतिहास का एक पार्ट गायब। और दूसरी बात, इस पटना के धरती पर ही, बिहार के पटना की धरती पर अशोक का जन्म हुआ था। और अशोक ने ही सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर अपनी नीतियों के वजह से भारत का नाम दर्ज करवाया। मतलब इसका यह है, जिस बिहार के पटना के धरती पर अशोक जन्म लिया था ना, वही अशोक विश्व के लोगों को बताया कि एक देश भारत भी है। तो भारत को भारत की पहचान देने वाला, भारत देश को भारत की पहचान देने वाला एक बिहारी है। इस वजह से आपको गर्व होना चाहिए। दूसरी बात, बिहार ज्ञान की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि। इस बिहार की धरती पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जिस महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है जानते हैं? जिस महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। पूरे एशिया महादेश में ज्ञान की रोशनी महात्मा बुद्ध ने फैलाया है। और उस महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया की धरती पर हुआ है। इसलिए आपको बिहार पे गर्व होना चाहिए। अगली बात, बिहार में ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ है। आप सोच करके देखिए, बिहार बौद्धों की भूमि है, बिहार जैनियों की भूमि है, बिहार सिखों की भूमि है। इतनी समरसता कौन राज्य में मिलेगा? कहां मिलेगा इतनी समरसता? कहीं नहीं मिलेगा। और अगली बात और आप जानिए, देश में शासन प्रशासन संविधान के तहत चलता है। और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और उस संविधान का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ है पता है? संविधान का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज देश में संविधान है, और उस संविधान के वजह से ही उस दीपाली शाह को सरकारी नौकरी मिला है। और उस संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख योगदान अगर देखा जाए तो एक बिहारी का था, वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में संविधान बना था। इसलिए बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए आप। और इस भारत देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया है। इस भारत देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया है। और करेंट के विषय में हम बात कर रहे हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की हम बात कर रहे हैं। बिहार पर इसलिए भी गर्व होना चाहिए क्योंकि बिहार की सरकार ने जो नीति अपनाई है उसका अनुसरण केंद्र सरकार भी किया है। कहिएगा कैसे? तो बता रहे हैं कैसे। आज दीपाली शाह को जो सरकारी नौकरी मिला है,
उसमें बिहार की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे बिहार की सरकार का योगदान है आप समझिएगा। आपको पता है बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला है। पता है आपको ये बात? सरकारी नौकरी में आरक्षण है 35% ना। और अगली बात, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% तक आरक्षण है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के कई सारे कदम उठाए गए और नीतीश कुमार की नीतियों का अनुसरण भारत के अन्य राज्यों ने किया है। नीतीश कुमार की नीति का अनुसरण भारत सरकार तक ने किया है, भारत सरकार तक ने किया है। तो महिला को आगे बढ़ाने में बिहार की नीतीश सरकार का योगदान है और बिहार की नीतीश सरकार के योगदान को देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने यहां महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर दीपाली साहब को नौकरी हुआ है तो उसमें वर्तमान बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान, समझ गए। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार का इतिहास गर्व करने वाला है, समझ गए, प्राउड फील होना चाहिए। और एक बात आप जानिए, लोग के चक्कर में मत रहिए, एकदम नहीं। लोग क्या सोचता है एकदम नहीं सोचना है, जो सोचना है सोचने दीजिए। हमको क्या करना है, सिर्फ हमको उस बारे में सोचना है। उसका मन क्या था जानते हैं? तो दीपाली शाह का मन था कि उसका पोस्टिंग दे गोवा, गोवा पोस्टिंग दे, समझे। मतलब वहां पर बीच पे जाके नाचेगी, समझे। और लड़की लोग में होता क्या है, मतलब दो चार वो इंग्लिश जान लेती है, बस फै फै करना शुरू कर देते हैं, समझे। और टीचर होकर के एक स्टेट को गाली देना बहुत गलत बात है, बहुत शर्म की बात है, समझ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुनिए, आप गांधी जी जिस लाठी पर चल रहे थे वो लाठी भी बिहारियों ने दिया। अब यहां पे आइए आप देखिए, 1934 में घटना है, वर्ष 1934 की, 1934 1934 बीती रात भूकंप आया था, आप लोग सोए हुए होंगे। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में आया था। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप वर्ष 1934 में आया था। और 1934 में जब भूकंप आया था ना, मतलब बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी बिहार में। तो गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए थे। और गांधी जी जो है, जब 1934 में बिहार की यात्रा पर आए थे तो गांधी जी मुंगेर के घोड़घट गांव गए थे। घोड़घट गांव, मुंगेर में एक गांव है घोड़घट, घोड़घट। मुंगेर का जो घोड़घट गांव है ना, मुंगेर के घोड़घट गांव के लोगों का मुख्य बिजनेस था क्या? तो मुंगेर के घोड़घट गांव के लोगों का मुख्य बिजनेस था लाठी बनाना, लाठी बनाना, बांस का लाठी बनाना, बांस का लाठी बनाना, बांस के लाठी बनाना मुंगेर के घोड़घट गांव के लोगों का मुख्य बिजनेस था। और वो लाठी जानते हैं, बना करके वो लाठी अंग्रेज को बेचता था घोड़घट गांव का लोग। मुंगेर के घोड़घट गांव का लोग बांस का लाठी बना करके, बांस की लाठी बनाने की प्रक्रिया में जो है, लाठी में तेल लगा करके उसको धूप में सुखाया जाता था, फिर उसको आग में भी पकाया जाता था। मतलब बड़ी मजबूत लाठी बनाता था घोड़घट गांव का लोग। और वो लाठी जानते हैं घोड़घट गांव का लोग अंग्रेज को देता था, अंग्रेज लाठी जो है खरीदता था घोड़घट गांव के लोग से। मतलब बड़ी लाठी प्रसिद्ध था मुंगेर के घोड़घट गांव का। और उस लाठी से अंग्रेज पुलिस जो है भारत के क्रांतिकारियों को मारता था, स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेता था उसको मारता था अंग्रेज। महात्मा गांधी घोड़घट गांव गए तो वहां का लाठी प्रसिद्ध था, तो वहां के लोगों ने गांधी जी को उपहार स्वरूप लाठी दिया। गांधी जी नहीं एक्सेप्ट किए, कहे नहीं लेंगे हम लाठी। प्रथम दृश्य गांधी जी लाठी नहीं लिए। फिर वहां के लोग पूछने लगे क्यों नहीं लीजिएगा, ले लीजिए, हम लोग का इच्छा है। तो गांधी जी कहे मेरा भी इच्छा है, सिर्फ आप ही का इच्छा हम नहीं मानेंगे, मेरा भी इच्छा है, मेरा भी इच्छा आपको मानना पड़ेगा।
तो गांधी जी ने कहा कि हम लाठी एक शर्त पर लेंगे। गांव के लोगों ने पूछा क्या शर्त है, बताइए बाबा। तो गांधी जी ने कहा कि हम इस शर्त पर आपका लाठी लेंगे, जब आप हमसे यह वादा कीजिएगा कि अब आप अंग्रेजों के हाथ लाठी का व्यापार नहीं कीजिएगा, अंग्रेजों को लाठी नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसी लाठी से भारतीयों को मारा जाता है। वैसे भारतीयों को मारा जाता है जो देश की आजादी के लिए आवाज उठाता है। वहां के लोग शॉक्ड रह गए। गांधी जी वाली बात थी। तो वहां के लोगों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया। गांधी जी कह रहे हैं, और जानते हैं गांधी जी की बातों को लोग मानते थे। मतलब गांधी जी कह दिए। जैसे मोदी जी की बात को लोग कैसे मानता है, अब तो कम मानता है, लेकिन पहले थाली बजाने के लिए बोले लोग, थाली बजाया कि नहीं बजाया, एकदम बजाया। लेकिन मोदी जी से भी ज्यादा लोग गांधी जी की बात को मानते थे। और गांधी जी की बात को लोग माने भी क्यों नहीं। गांधी जी की बात को मानना चाहिए लोगों को। क्यों मानना चाहिए ये भी हम बता रहे हैं आपको आगे। तो अब गांव के लोगों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया। गांधी जी कह रहे हैं नहीं देना है, नहीं देंगे। और उसी शर्त पर गांधी जी फिर लाठी लिए। गांव के लोग कह दिए ठीक है, नहीं व्यापार करेंगे लाठी का अब हम लोग। फिर उस शर्त को जब गांव का लोग मान लिए, तब गांधी जी लाठी लिए। और वही लाठी घोरघट गांव का लाठी है। उसी लाठी पर आप गांधी जी को देखते हैं। और गांधी जी वो लाठी किसी पर चलाए नहीं, लेकिन गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया। कैसे? गांधी जी अपना एक लंबा समय लंदन में भी गुजारे थे। ब्रिटेन में एक शहर है लंदन, लंदन में गुजारे थे। तो गांधी जी अंग्रेजों की मनोदशा को समझ गए कि अंग्रेज कौन है, अंग्रेज क्या चाहता है, अंग्रेज को क्या चाहिए। तो गांधी जी को यह समझ में आ गया था अंग्रेज व्यापारी है, इसका व्यापार नष्ट हो जाएगा, ये अपना बोरा बिस्तर समझकर चल जाएगा। इसी वजह से गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे ना, गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे, तो गांधी जी भारतीयों को कहते थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी अपनाने पर बल दीजिए। मतलब अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी अपनाइए। गांधी जी की बात को लोग मानते थे। और फिर भारत के लोगों ने अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और स्वदेशी अपनाने पर बल दे दिया। तो जब अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार होने लगा, तो अंग्रेजों का व्यापार नष्ट होने लगा। और अंग्रेजों का व्यापार नष्ट हो गया, अंग्रेज भारत छोड़कर चला गया। और गांधी जी की बात को लोग क्यों मानते थे और क्यों मानना चाहिए, जानते हैं? एक बात आप जानिए, हम लोग, एक होता है साधारण लोग, एक होता है असाधारण लोग। देखिए साधारण लोग का जहां तक सवाल है, साधारण लोग का जहां तक सवाल है, साधारण लोग जो है ये चाहेगा हम झोपड़ी से मेहनत करके महल पीट ले। लेकिन गांधी जी साधारण नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने हैं? आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है, आने वाला पीढ़ी विश्वास नहीं करेगा कि गांधी जी जैसे लोग भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे। गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था। आइंस्टीन कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े वैज्ञानिक, थोड़ा आप सोच करके देखिए। आइंस्टीन ने गांधी जी की सराहना की। तो आप इस बात को समझिएगा कि गांधी जी की बात को क्यों मानना चाहिए। गांधी जी क्यों असाधारण थे? साधारण नहीं थे, असाधारण थे। क्यों जानते हैं? गांधी जी का जन्म एक प्रकार से कहिए राज परिवार में हुआ था। उनके पिता दीवान थे, दीवान थे राजकोट के, पोरबंदर के। दीवान, दीवान मतलब उस क्षेत्र का वित्तीय अधिकारी।
उस क्षेत्र का वित्तीय अधिकारी। और गांधी जी का जन्म महलों में हुआ था, मतलब राजा का जैसा महल होता है उस प्रकार के महल में गांधी जी का जन्म हुआ। लेकिन गांधी जी महल को छोड़कर कुटिया में आए। मतलब आप सोच करके देखिए, आप चाहिएगा अगर आप कुटिया में रहते हैं तो आप चाहिएगा हम महल में जाएं, लेकिन अगर आप महल में रहते हैं तो आप कभी नहीं चाहिएगा कि हम रोड पे आ जाएं। लेकिन गांधी जी असाधारण थे, साधारण व्यक्तित्व के नहीं थे। महलों में से निकलकर गांधी जी रोड पर आए, फकीर बने। किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था गांधी जी को। लेकिन फिर भी गांधी जी लंगोट पे आए, लंगोट पे आए। लंगोट मतलब एगो धोती था, वो आधा पहनते थे और आधा ओढ़ते थे। क्यों? क्या गांधी जी पूरा कपड़ा नहीं पहन सकते थे? एकदम पहन सकते थे। क्या गांधी जी ने कभी कोट नहीं पहना, टाई नहीं लगाया? हाँ लगाया। गांधी जी जब ब्रिटेन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, लंदन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, तो एकदम टाई और लगा करके गए थे, बेल्ट उल्ट मार के, जूता उता पहन के। लेकिन जब गांधी जी लंदन से लौटे, फिर दक्षिण अफ्रीका गए, फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और फिर जब भारत का उन्होंने अवलोकन किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि भारत में अधिकतर किसान है, और अधिकतर किसान के पास, अधिकतर किसान का स्थिति ऐसन है, मतलब उसके शरीर पे पूरा वस्त्र तक नहीं जूट रहा है। तो गांधी जी ने यह तय किया, जब तक हमारे देश के हर किसान के शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं जाएगा तब तक हम भी पूरा वस्त्र नहीं पहनेंगे। और फिर गांधी जी लंगोट पे आ गए, और लंगोट पर ही, और गांधी जी लंगोट पर 1920-21 ईस्वी में आए, 1921 ईस्वी में आए। उससे पहले गांधी जी काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में रहते थे। काठियावाड़ी किसान, गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ है। काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में गांधी जी रहते थे। लेकिन जब भारत की वास्तविक स्थिति को गांधी जी ने देखा तो लंगोट पे आ गए गांधी जी, और लंगोट पर आए 1921 में, और 1921 से लेकर 1948 तक, जब तक वे जीवित रहे, लंगोट पे रहे। और गांधी जी, आप सोचिए, महलों से आश्रम में आए, कोट पैंट से लंगोट पर आए। ऐसा असाधारण पुरुष ही हो सकता है। और दूसरी बात, गांधी जी कैसे असाधारण थे इस बात को आप समझिएगा। जब 1947 में हमारे देश को आजादी मिली ना, पूरा लाइट बत्ती सब सब जगह पूरे देश में जलाया गया, पूरा देश खुशी से झूम रहा था। लेकिन गांधी जी बंद कमरा में बैठकर सोच रहे थे कि उनके सपनों का भारत कैसा होगा, भारत स्वस्थ कैसे बनेगा, भारत स्वच्छ कैसे बनेगा, भारत में गरीबी कैसे दूर होगा, भारत से बेरोजगारी कैसे दूर होगा। गांधी जी ये सोच रहे थे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल दोनों बहुत प्रयास किए, पंडित नेहरू, सरदार पटेल दोनों बहुत प्रयास किए कि गांधी जी जश्न में भाग ले, और गांधी जी जहां थे, जिस कुटिया में थे, वहां पर भी लाइट बल्ब बत्ती जला दिया जाए। गांधी जी मना किए, फटकारे पटेल और नेहरू को। मतलब थोड़ा सोच करके देखिए, असाधारण व्यक्तित्व के थे गांधी जी, समझ गए। और जानते हैं गांधी जी को गाली कौन देता है? जो गांधी जी के बारे में कुछ को नहीं जानता है, गांधी जी को गाली वही देता है। और एक बात जानिए, जैसे हम ही को कौन गाली देगा जानते हैं? जो मेरे बारे में कुछ को नहीं जानता वही हमको गाली देगा। जो आपके बारे में अच्छे से, या आप ही को कौन गाली देगा जानते हैं? जो आपके बारे में कुछ को नहीं जानता है वही। तो इसी वजह से महात्मा बुद्ध का यहां पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं।
महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं था कि हर जगह उनके लिए फूल बिछाया जाता था, न बहुत जगह कांटा भी बिछाया जाता था, बहुत जगह महात्मा बुद्ध को गाली भी सुनना पड़ता था। तो उनके जो शिष्य सब थे, उनके जो अनुयायी सब थे, वो देखते थे कि महात्मा बुद्ध को कोई गाली दे रहा है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते थे महात्मा बुद्ध। वो भी असाधारण पुरुष थे। तो एक बार उनके शिष्य ने कहा कि बाबा, आपको गाली देता है लोग, आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, आप तो मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उस पर महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को समझाया, कहा, बच्चा, हम लोग सन्यासी है, भिक्षाटन करके खाते हैं। मान लो बच्चा कि हम किसी के यहां भीख लेने के लिए गए, हमको खाना है रोटी, और घर से घर वाला चावल लेकर आया, लेकिन हमको रोटी खाना है। तो हमने चावल नहीं एक्सेप्ट किया, फिर हम दूसरे दरवाजा चले गए, तो फिर हमको रोटी खाना था, वो चावल दे रहा था घर वाला, हम एक्सेप्ट ही नहीं किए। हम दूसरे दरवाजा चले गए, वहां भी हमको रोटी नहीं मिला, हम तीसरे दरवाजा गए, हमको वहां रोटी मिला, हम ले लिए, खा लिए। तो बच्चा ये बताओ कि हम उसका चावल नहीं लिए, तो वैसे ही कोई सामने वाला हमको गाली दिया, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं किए, और जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो घर वाला जो हमको चावल दे रहा था, वो चावल तो घरे वाला रख लिया, और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो जो गाली दिया, गाली उसी को लग गया। महात्मा बुद्ध ऐसे समझा है, समझेगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जानते हैं, ये सब कहानी के जरिए पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास का हम सिलेबस बता दिए, आपको पता नहीं चला होगा। मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको यह जानना है कि कैसे अंग्रेज आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आया व्यापार करने के लिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपीय कंपनी। कैसे यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हुआ, व्यापार किया, भारत पर कब्जा किया, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, आजादी मिली। यही तो पढ़ना है आधुनिक भारतीय इतिहास में। और आधुनिक भारतीय इतिहास का सिलेबस एक प्रकार से कहिए तो हम डिस्कस कर दें। अब पहला चैप्टर होगा हम लोगों का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, अब लोग PYQ को आधार बना के पढ़ाएंगे, और PYQ आपको हम देंगे, और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को PDF अपलोड करेंगे और आपको हम देंगे। वो डेली लेते आइएगा और उसी को आधार बना करके तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। तो अब सुनिए, हाँ, अब सुनिए आगे। कल आपका क्लास है, कल आपका क्लास है, और संभवतः बिट्टू झा सर का क्लास होगा। कल आपका क्लास है और संभवतः बिट्टू झा सर का क्लास होगा। और बिट्टू झा सर बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। हम मॉडर्न की शुरुआत किए हैं, बिट्टू झा सर बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। और अभी एक सप्ताह तक लगभग डेमो चलेगा, समझ गए। तो बिट्टू झा सर का क्लास होगा कल, और फिर अगर बिट्टू सर का नहीं होगा तो फिर मेरा होगा, समझ गए। लेकिन बिट्टू सर का कल क्लास होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर मेरा होगा, लेकिन कल क्लास होगा, समझ गए। और बिहार का वेटेज अच्छा खासा है बाबू। बिहार शुरू से ही पढ़वाना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज व्यवस्था पढ़ना, वैसे ही बिहार, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज व्यवस्था, तो बिहार शुरू करवा देंगे क्या ना। और सब ठीक है, ठीक है ना।
और सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग संस्थान का एक टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वे सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो एकदम नया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोल रहे हैं। जिसमें एगो है जिसमें 2 लाख मेंबर है वो फुल हो चुका है, एगो में 1.5 लाख के आसपास मेंबर है, उससे ज्यादा है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2, उसको आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है क्लास का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से, उसमें भी हमको लगता है 50-60 हजार मेंबर है। तो इस सबको आप ज्वाइन करके रखिएगा ताकि वहां पर क्लास का इंफॉर्मेशन मिलता है। कभी अगर में भी अचानक क्लास बंद होता है तो वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आज आपका क्लास नहीं होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, समझे। तो आज बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत पता चला न हो, क्या क्या करना है पता चला, पढ़िएगा न मन से, पक्का ना। चलिए ठीक है, 1 सप्ताह डेमो है, आराम से कीजिए। आप सभी लोग आए, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं कल, ऐसे होगा तो बिट्टू झा सर मिलेंगे, अब बिट्टू झा सर नहीं मिलेंगे तो हम तो मिलवे करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग पीछे से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकल जाइएगा, लेकिन हमको पहले निकलने दीजिए तब।